नमस्कार, राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल त्रिनेत्र एकेडमी पर। दोस्तों आज फिर आपके समक्ष लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक। इस वीडियो के अंदर हम 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे बेहतरीन टॉपिक का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि प्रवास किसे कहते हैं, मानव विकास की क्या संकल्पना है और प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है। इसमें हम टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और मोस्ट प्रश्नों को विस्तार से भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 है प्रवास प्रकार, कारण और परिणाम। इसमें हम टोटल 33 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रवास की गणना करते समय जो लोग एक नए स्थान पर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आप्रवासी। अगला क्वेश्चन है, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब बाहर चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उत्प्रवासी। जब प्रवास की गणना करते समय जो लोग एक स्थान से एक नए स्थान पर आते हैं उसे तो आप्रवासी कहते हैं, और जो दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं उसे कहते हैं उत्प्रवासी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना के 2 मुख्य आधार क्या है? जन्म स्थान और पिछला निवास स्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा मतलब कि एमिग्रेट और इमिग्रेट जो इंग्लिश का शब्द है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। अप्रवासी, इमिग्रेट, प्रवासी मतलब उत्प्रवासी, एमिग्रेट, तो वैसे ही हो जाएगा अप्रवासी, उत्प्रवासी। भारत में सबसे ज़्यादा प्रवास किस धारा में होता है? तो ग्रामीण से ग्रामीण धारा में होता है, रूरल टू रूरल, मतलब कि एक गांव से दूसरे गांव में जाकर बसना। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में किसकी संख्या सबसे अधिक होती है? महिलाओं की, और इसका कारण है विवाह है, क्योंकि महिलाओं का विवाह होता है तो अपने जो पीहर होता है अपना घर होता है मतलब पीहर होता है, वहाँ से महिला अपनी ससुराल जाती है तो एक जगह से दूसरी जगह भी जाती है, मतलब ग्रामीण से ग्रामीण में ही प्रवास होता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों का प्रवास सबसे ज़्यादा किस धारा में होता है? ग्रामीण से नगरीय धारा में, क्योंकि पुरुष गांव से निकलकर शहर में जाते हैं कमाने के लिए, तो उनका प्रवास होता है ग्रामीण से शहरी या नगरीय। अगला क्वेश्चन है, पुरुष प्रवास का सबसे मुख्य कारण क्या है? काम और रोजगार। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रवास का सबसे मुख्य कारण क्या है? विवाह है। अगला क्वेश्चन है, प्रवास के प्रतिकृष कारक का एक उदाहरण दीजिए। तो बेरोजगारी, गरीबी या प्राकृतिक आपदा जो गांव छोड़ने पर मजबूर करे। अगला क्वेश्चन है, प्रवास के अपकर्ष कारक क्या होते हैं? जो लोग अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मतलब जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि अच्छा रोजगार हो गया, बेहतर शिक्षा हो गई, उसे ही प्रवास के अपकर्ष कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र को क्या कहते हैं? उद्योगों की नगरी कहते हैं, सपनों का शहर कहते हैं, इसीलिए लोग वहाँ क्या करने जाते हैं? काम करने जाते हैं, रोजगार के सिलसिले से जाते हैं। इसी कारण महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्प्रवासी दूसरे राज्यों में जाते हैं? जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। आजकल तो उत्तर प्रदेश बहुत ही तीव्र गति से डेवलप कर रहा है, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से डेवलप हो रहा है और डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। तो जो उत्तर प्रदेश है उसकी भी शायद अगले 10 साल में ये समस्या ख़त्म हो सकती है। लेकिन जैसे कि बिहार है, ऐसे राज्य में मतलब कि ये नामुमकिन सा सिस्टम है। तो यहाँ के लोग गुजरात जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, और महाराष्ट्र और साउथ में ज़्यादातर बिहार के लोग ही मिलते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर औद्योगिक जो क्षेत्र है वो बहुत कम है। इसी वजह से लोग काम के सिलसिले से दूसरे राज्य में जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उत्प्रवास। और सब ज़्यादा उत्प्रवास करते हैं बिहार के लोग और साथ में उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से प्राप्त होने वाली रकम को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेषित धन। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रेषित धन का सबसे ज़्यादा मिलता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेषित धन सबसे ज़्यादा मिलता है किसी? केरल को मिलता है।
उसका कारण क्या है? क्योंकि केरल के लोग हैं वो विदेश में सबसे ज़्यादा परसेंट में रहते हैं। भारत में से सबसे ज़्यादा परसेंट में केरल के लोग विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं। इस वजह से वहाँ से इनको जो करेंसी केरल के लोगों को प्राप्त होती है, मतलब कि जो बाहर देशों से जो मुद्रा प्राप्त होती है, इकोनॉमिकल जो राशि प्राप्त होती है, वो केरल के लोगों को सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। इसका कारण है कि केरल के लोग सबसे ज़्यादा परसेंट में दूसरे देशों में पलायन करते हैं और वहाँ मतलब काम के सिलसिले से जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा पलायन किस प्रकार के प्रवास का परिणाम है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, उच्च शिक्षित लोगों का विकसित देशों में जाना। अगला क्वेश्चन है, प्रवास के कारण नगरों में किसका दबाव सबसे ज़्यादा रहता है? आवास और बुनियादी ढांचे पर, जिससे मलिन बस्तियों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य है भारत में अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासियों का सबसे बड़ा गंतव्य है? पश्चिम बंगाल, मुख्य रूप से बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है, प्रवास का जनसांख्यिकी परिणाम क्या होता है? आयु और लिंग अनुपात में असंतुलन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पुरुष प्रवास के कारण लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में हो गया है? केरल और उत्तराखंड में के पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन किस समस्या को कम करने का एक प्रयास है? नगरों की ओर अनियंत्रित प्रवास को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, चरणबद्ध प्रवास क्या है? छोटे गांव से छोटे शहर और फिर छोटे शहर से बड़े शहर में जाना ही चरणबद्ध प्रवास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मौसमी प्रवास का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? गद्दी बकरवाल जनजातियों का ऋतु प्रवास। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान किस प्रकार का प्रवास सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा? रिवर्स माइग्रेशन, नगरों से वापस गांव की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में से किस देश में सबसे ज़्यादा अप्रवासी भारत आए हैं? किस देश से? बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा अप्रवासी भारत आए हैं। और कहाँ आए हैं? पश्चिम बंगाल के अंदर। अगर इसकी सबसे बड़ी कमी और खामियाई अगर देखें तो सबसे बड़ी कमी है वहाँ की सरकार की, बंगाल की सरकार की। उसी की वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा अप्रवासी आए हैं, मतलब बांग्लादेशी लोग आए हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार है, उन्होंने उनको वोटर बना के अपने चुनाव में उनका प्रयोग किया है। इसी के कारण वहाँ के मतलब कि वहाँ का क्षेत्र है उसके अंदर अप्रवासियों की संख्या इतनी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, मेगा सिटी में मलिन बस्तियां बनने का मुख्य कारण क्या है? अनियंत्रित ग्रामीण नगरीय प्रवास और महंगी आवासीय सुविधाएं। अगला क्वेश्चन है, 1981 के दौरान भारत में प्रवास की दर कहाँ सबसे ज़्यादा थी? शहरी क्षेत्रों में तेज औद्योगिकीकरण के कारण। दोस्तों, मेगा सिटी में मलिन बस्तियाँ क्यों बनती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो लोग दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में कमाने जाते हैं, जैसे कि बिहार से, महाराष्ट्र में लोग काम के सिलसिले से जाते हैं, तो क्या करते हैं कि वहाँ जाकर घर किराए पर लेकर नहीं रहते हैं। उसका कारण है कि उनको जो राशि मिलती है, अपने कार्य की जो राशि मिलती है, उनको जो उनका वेतन मिलता है, वो इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, जिससे वो अपना घर भी खरीद सके और अपना और अपने परिवार का खर्चा चला सके, क्योंकि उनको राशि बहुत कम मिलती है। उसका कारण है कि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से, क्योंकि उनका जो एजुकेशन है वो बहुत ही लो लेवल में रहता है, और इसी कारण उनको एक या कोई कारीगर या फिर जैसे कि 4th क्लास एम्प्लॉय, मतलब कि जैसे कि बोल सकते हैं कि कोई गेटमैन या ऐसी नौकरी मिलती हैं, बहुत ही छोटी नौकरी, जिससे उनको बहुत ही छोटी राशि मिलती हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो बस्तियाँ होती हैं, वो बस्तियाँ कैसे बनी कि वो जो लोग रहते हैं, जो कमाने जाते हैं, उनको राशि छोटी मिलती है, वो एक खाली जगह पर रहने लग जाते हैं, और फिर वहाँ वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी कच्ची झोपड़ियाँ बना लेते हैं, और फिर वो इलाका एक ऐसा रहता है जो सिटी के पास में रहता है। धीरे धीरे वो बस्तियाँ बहुत ही ज़्यादा की संख्या में होने लग जाती हैं, वहाँ अच्छी पॉपुलेशन हो जाती है, और फिर वो लोग क्या करते हैं
कि अपने ही अनुसार, मतलब कि वो ना तो पानी का निकास रखते हैं और ना ही वो साफ़ सफाई भी कुछ ध्यान देते हैं और ना ही वो इकोनॉमिकल राशि उस बस्तियों में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि बस वो अपना गुजारा मतलब वहाँ रहकर और परिवार के पास में पूरे जो राशि है उसको भेजने का काम करते हैं और कम से कम खर्च करने की वो कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे वो लोग वहीं बस जाते हैं और सरकार का भी उनके प्रति कोई रवैया नहीं रहता है और सरकार का उनके प्रति कोई ध्यान नहीं रहता है। तो धीरे धीरे वो बस्तियाँ बहुत ही बड़ी संख्या में और बहुत ही ज़्यादा संख्या में बसने लग जाती है और वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा संख्या में हो जाती हैं कि वहाँ कचरा और कई तरह की, जैसे कि नालियाँ, सड़कें कुछ नहीं रहती हैं और वो धीरे धीरे मलिन बस्तियों में तब्दील हो जाती है। और उसी का कारण है कि बिहार की जो कच्ची बस्तियां हैं वो उसी का कारण है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा आप्रवासी यहीं के, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, सॉरी महाराष्ट्र में, मैंने बिहार बोल दिया, महाराष्ट्र में जो कच्ची बस्तियां हैं वो इसी का कारण है, क्योंकि बिहार के और जो गरीब राज्य हैं वहाँ के लोग महाराष्ट्र में जाते हैं काम के सिलसिले से और फिर वहीं मतलब कि कच्ची बस्तियों में जाकर, उन मलिन बस्तियों में जाकर रहने लग जाते हैं और इसी के कारण उनकी संख्या बढ़ जाती है और धीरे धीरे गंदगी और अन्य तरीके की मतलब कि प्रॉब्लम्स फेस होती होती एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर प्रॉब्लम बन जाती है और वो आगे जाकर वो बस्तियां मलिन बस्तियों में तब्दील हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डायस्पोरा प्रवासी भारतीय किस प्रकार के प्रवास का उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का। अगला क्वेश्चन है, प्रवास किस प्रकार की प्रक्रिया है, गत्यात्मक और स्थानिक प्रक्रिया, डायनेमिक और स्पेशियल प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपने ही देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय प्रवास। जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में काम के सिलसिले से जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रवास एक ही राज्य के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि पाली से लोग जोधपुर में जाते हैं काम के सिलसिले से, और जैसे कि सीकर से जयपुर जाते हैं तो उसे कहते हैं अंतर्राज्यीय प्रवास, मतलब कि उसी राज्य के अंदर प्रवास करना। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग प्रवासी हैं, तो लगभग 37%, 45.6 करोड़ लोग प्रवासी है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्रवास के कारण किन दो क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, उद्गम और गंतव्य स्थान के बीच। अगला क्वेश्चन है, प्रेषित धन का सबसे बड़ा लाभ किस क्षेत्र को होता है, उद्गम स्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को। भाग 2 है मानव विकास और इसमें भी हम टॉप 33 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी, डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, उसने दी थी। मतलब पाकिस्तान का कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने मानव विकास की अवधारणा दी, जो इतनी महान, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर एक अवधारणा देने वाला, और जो भी पाकिस्तान से, तो उसका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक के साथ किस भारतीय अर्थशास्त्री ने मानव विकास रिपोर्ट बनाने में योगदान दिया था, तो ये भी अकेला नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ही अकेले कुछ कर ही नहीं सकते अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो इसका साथ भी भारत के एक महान अर्थशास्त्री थे, उनका नाम है प्रो अमर्त्य सेन, और इन्होंने इनका साथ दिया था रिपोर्ट बनाने में। अगला क्वेश्चन है, पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो ये प्रकाशित हुई थी 1990 में। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, यूएनडीपी। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ये, मतलब हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसडीआई के 3 मुख्य आयाम कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। जो यूएनडीपी रिपोर्ट जारी करता है वो किसके
ऊपर जारी करता है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है एचडीआई में स्वास्थ्य का आकलन किस आधार पर किया जाता है? जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा। अगला क्वेश्चन है एचडीआई में शिक्षा का मापन किन दो संकेतकों से होता है? स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष और स्कूलिंग के औसत वर्ष से। अगला क्वेश्चन है एचडीआई के जीवन स्तर को किस में मापा जाता है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में, पर कैपिटा इनकम में, और डॉलर में मापा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है एचडीआई का स्कोर किस रेंज के बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में। अगला क्वेश्चन है अगर किसी देश का एचडीआई स्कोर 0.800 से ऊपर है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? अति उच्च, वेरी हाई, ये सीरीज में होगा, मतलब वेरी हाई सीरीज में, अति उच्च मानव विकास श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है प्रो अमर्त्य सेन ने मानव विकास को किस रूप में देखा है? स्वतंत्रता में वृद्धि और क्षमताओं के विकास के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्षमताओं का उपागम किसने दिया? प्रो अमर्त्य सेन ने। अगला क्वेश्चन है आधारभूत आवश्यक उपागम किसने प्रस्तावित किया? आईएलओ ने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला क्वेश्चन है आईएलओ के आधारभूत आवश्यकता उपागम में कितनी आवश्यकताओं को शामिल किया गया है? 6। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास। एक हो गया स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति और स्वच्छता और आवास। अगला क्वेश्चन है कल्याणोपगम मानव को किस रूप में देखता है? सभी विकासात्मक गतिविधियों के लाभार्थी के रूप में। अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को किस देश की प्रगति का आधार मानने वाला अकेला देश कौन सा है? मतलब कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधार मानने वाला अकेला देश कौन सा है? तो भूटान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के 4 मुख्य स्तंभ कौन से हैं? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है समता का क्या अर्थ है? सभी के लिए अवसरों तक समान पहुंच बिना भेदभाव के। अगला क्वेश्चन है सतत पोषणीयता का क्या अर्थ है? वर्तमान अवसरों और संसाधनों का भावी पीढ़ी के लिए संरक्षण है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता से क्या आशय है? मानव श्रम की उत्पादकता जिसे शिक्षा और स्वास्थ्य से बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? अपने विकल्प चुनने की शक्ति और स्वतंत्रता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का एचडीआई स्कोर सबसे अधिक है? केरल का। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का एचडीआई स्कोर सबसे कम है? बिहार और छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन है केरल में उच्च मानव विकास का सबसे बड़ा कारण क्या है? उच्च साक्षरता और बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं। अगला क्वेश्चन है मानव गरीबी सूचकांक क्या मापता है? मानव विकास में होने वाली कमियों को। दोस्तों अगर बात करें कि एचडीआई का फुल फॉर्म क्या है, हम एचडीआई पढ़ रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है एचपीआई किस प्रकार का मापक है? तो यह एक गैर आय नॉन इनकम मापक है। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी की हालिया रिपोर्टों के अनुसार भारत किस श्रेणी एचडीआई श्रेणी में आता है? मध्यम मानव श्रेणी विकास श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश लगातार एचडीआई रैंकिंग में शीर्ष पर रहता है? नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक को एक गरीब व्यक्ति के लिए कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं का विकास करके। अगला क्वेश्चन है आर्थिक वृद्धि और मानव विकास में क्या अंतर है? आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक है जबकि मानव विकास गुणात्मक है। अगला क्वेश्चन है क्या किसी देश की आर्थिक वृद्धि होने पर वहाँ मानव विकास भी उच्च होगा? जरूरी नहीं। जैसे कुछ तेल समृद्ध देशों में विकास दर उच्च है पर मानव विकास निम्न है। अगला क्वेश्चन है लिंग असमानता सूचकांक क्या मापता है? महिलाओं और पुरुषों के बीच स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार में असमानता। भाग 3 है प्राथमिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्रियाएं किन संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है? प्राकृतिक संसाधनों पर, भूमि, जल, वनस्पति, खनिज। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोगों को उनके कार्यक्षेत्र के कारण कौन सा कॉलर वर्कर कहा जाता है? रेड कॉलर वर्कर।
अगला क्वेश्चन है, आखेट और संग्रहण किस प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है? सबसे प्राचीन प्राथमिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, भूमि पर चलवासी पशुचारण किस प्रकार की व्यवसाय है? प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय। अगला क्वेश्चन है, चलवासी पशुचारण में पशुपालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? चारा और पानी की तलाश में, ऋतु के अनुसार, जिसे ऋतु प्रवासी या मौसमी प्रवासी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य पशुधन पालन किस प्रकार का पशुपालन है? एक आधुनिक पूंजी प्रधान और व्यावसायिक पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य पशुधन पालन वाणिज्य पशुधन पालन मुख्य रूप से किन देशों में किया जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन निर्वाह कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि भी इन्हें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि में किसान जमीन को कैसे साफ करते हैं? पेड़ों और झाड़ियों को जलाकर कर्तन एवं दहन कृषि करते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? झूमिंग या झूम कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? अधिक जनसंख्या वाले मानसूनी एशिया के देशों में। अगला क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि की सबसे मुख्य फसलें कौन सी होती है? चावल, जिसे धान की फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोपण कृषि की शुरुआत किसने की थी? यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने। अगला क्वेश्चन है, रोपण कृषि में मुख्य रूप से किन फसलों का उत्पादन होता है? चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, अनानास। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, अनानास और जो कॉफ़ी होती है वो कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है? ये हो जाएगा लैटराइट मृदा, और इनका क्षेत्र देखें तो केरल में सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? मध्य अक्षांश के अर्धशुष्क मैदानों में, घास के मैदानों में। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की सबसे मुख्य फसल कौन सी है? गेहूँ हो जाएगा, वीट्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के एक घास के मैदानों को क्या कहते हैं जहाँ गेहूँ उगाया जाता है? प्रेरीज। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपास। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं, और अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी करना, जिसे हम बोलते हैं लाइव स्टॉक रियरिंग। अगला क्वेश्चन है, डेयरी कृषि में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता है? पशुओं के प्रजनन, स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर। अगला क्वेश्चन है, डेयरी कृषि का सबसे बड़ा विकसित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पश्चिमी यूरोप। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय कृषि किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? खट्टे रसदार फलों जैसे अंगूर, नींबू की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग कृषि बाजार के लिए सब्जी कृषि में ट्रक शब्द का क्या अर्थ है? एक रात में ट्रक द्वारा तय की गई दूरी खेत से बाजार तक। अगला क्वेश्चन है, कारखाना कृषि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मुर्गी पालन और सुअर पालन से। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों की खेती सबसे अधिक किस देश में होती है? नीदरलैंड में होती है सबसे ज़्यादा पुष्पों की खेती, विशेषकर ट्यूलिप के फूल। मतलब कि यहाँ सबसे ज़्यादा कौन से फूल उगाए जाते हैं? ट्यूलिप के फूल। अगला क्वेश्चन है, खनन को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक कौन से हैं? भौतिक और आर्थिक कारक है खनन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले, क्योंकि चाहे खनन क्षेत्र कितना भी हो, खनन की उत्पादकता कितना ही भी हो, लेकिन अगर उस राज्य या उस देश के पास में आर्थिक इकोनॉमिकल सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो उसका खनन नहीं कर सकता। उसके लिए वो चाहे कितना भी बहुमूल्य खनिज कितने भी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्यों ना हो, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खनन की धरातलीय। अगर दोस्तों बात करें इसका उदाहरण सबसे बड़ा तो अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है, और फिर भी अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा गरीब देशों के अंदर गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खनन की धरातलीय खनन विधि का मुख्य लाभ क्या है? यह सस्ती और सुरक्षित होती है क्योंकि खनिज सतह के पास होते हैं। आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भूमिगत खनन को क्या कहा जाता है? कूप की खनन,
साफ मीनिंग्स कहते हैं इसे, यह खतरनाक और महंगे होते हैं। दोस्तों ये थे आज के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ में कंटेंट भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे पिछले वीडियो को भी देखते हैं तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने हर 2 या 3 चैप्टर को लेकर 100 क्वेश्चन का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है, जो कि लैब असिस्टेंट जियोग्राफी के एग्ज़ाम में 4 चांद लगाने वाला है। सभी वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर किसी ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हमने पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत के साथ में एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण रह सकता है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि पिछली बार भी आया है और उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा सकती है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हमने एक एक क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है और अच्छी पीपीटी बनाई है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। क्योंकि एक एक क्वेश्चन को चुनना भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है। एक एक क्वेश्चन को छांटना कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि पिछली बार भी आया है और आगे आने की पूरी संभावना है। उसी के अकॉर्डिंग ये भी बहुत कम नहीं है, क्योंकि हम जब हमारे एंड तक पहुँचेंगे इन चैप्टरों के, और जब पूरी बुक्स के सभी चैप्टर हम कवर कर लेंगे तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सोर्स रहेगा। अगर हम लगाएं लगभग, तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी प्रश्न बैंक है। और अगर हम उन सभी 2000 क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम बूस्ट बन जाएगा वो, और उससे हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए आप पिछले वीडियो को भी देखा करो, कोई भी वीडियो मत छोड़ो। अगर आपने इसी वीडियो से हमारे चैनल पर वीडियो देखना शुरू किया है तो भी आप पिछले वीडियो एक बार जाके ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बनाया है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप वो पिछले वीडियो भी ज़रूर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात हो रहा है कि आप स्वयं ही वीडियो देखकर ना रहें, अपने दोस्त भाई बहन और जिसे भी इन वीडियो और इन क्वेश्चनों की ज़रूरत है उनके साथ में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं एक अच्छे और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।